गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने एचटेट के जो क्वेश्चन चल रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, ये इसकी नेक्स्ट वीडियो है। वर्थ ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको। जो बच्चा यदि अन्य एग्जाम के भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो अपने चैनल के ऊपर मैराथन नाम से क्लासेस बनी हुई है, वहां जाके भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, इसमें वर्थ वाला ये क्वेश्चन अपने पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आप पहले वर्थ के बारे में जानते हैं। उस वीडियो में मैंने इतना कुछ नहीं बताया था, विवर्त क्या होता है, क्या है इसमें, कौन कौन सा इसमें। देखो, बेसिक अपने को पता होना चाहिए। छोटी मोटी बातें जो है वो वर्त के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। देखो, वर्त में क्या होता है, एक तो होता है केंद्रक। जैसे मैं कोई भी आकृति ये बना रहा हूं, गोल गोल मत नहीं बनेगी भाई, ध्यान रखना। ये मेरे पास एक वर्त है, इसके अंदर जो ये मैंने पॉइंट लगाया है इसको बोलते हैं केंद्रक, सेंटर पॉइंट। क्या कहते हैं? केंद्रक। सी से प्रदर्शित कर देता हूं, सेंटर पॉइंट। केंद्रक मतलब सी हो गया ये। ओके। जो अचर दूरी होती है, ये देखो, ये पहले तो सबसे पहले इसकी एक परिभाषा हो रही है ना। वर्त एक ऐसा बिंदु का बिंदुपथ होता है, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। देखो यहां मैं बार बार, देखो यहां एक बिंदु लगा रहा हूं, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो इस तरह से घूमता है, जो इस तरीके से घूमता है। ये बिंदु होते हैं इसके, जो इस तरीके से घूमता है कि उसकी एक बिंदु से, सी सेंटर बिंदु से, और ये दूरी क्या होती है, निश्चित होती है। इसी अचल दूरी को या निश्चित दूरी को रेडियस आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं इसे। और ये जो पॉइंट होता है इसे केंद्र कहते हैं, इसे केंद्र कहते हैं। और ये जो बिंदु पथ होता है, जो ये बिंदु पथ होता है, इसे परिधि कहते हैं। ये बात दिमाग में डाल लेना, इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अब सुनो, एक जो ये लाइन लगी हुई है, ये जो मैं बीच में से कुछ मिटा रहा हूं, ध्यान रखना, ये मिटा दिया मैंने। अब दोबारा लिख रहा हूं, देखो कलर चेंज करके लिख देते हैं, अपने आप कलर ओपन हो गया। ये जो बीच में ये है ना, ये बड़ी लाइन जो सेंटर पॉइंट से गुजरती है, इसको बोलते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। यहां से ये जो लाइन है, इसे निश्चित दूरी को कहते हैं त्रिज्या। और यदि आप व्यास का हाफ करोगे, अपॉन में 2 ले लोगे, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अर्थात आर इज इक्वल टू डी अपॉन में 2 होता है। इस व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, व्यास को। और इसके अलावा कहीं भी ये रेखाएं जो खींची हुई होती है, ये जो मैंने एक लाइन यहाँ कह दिया, ऊपर भी कह सकता हूँ, ये आपकी क्या कहलाएगी? जीव्या कहलाती है। ध्यान दिमाग में रखना, इसे क्या कहते हैं? जीव्या कहते हैं। और कहीं भी कह सकते हो, मैंने ये वैसे ही बेसिकली यहाँ खींचा है। ये क्या कहलाती है? आपकी जीव्या कहलाती है। और एक विशेष लाइन जो आज तक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वो सुनो। किसी वर्त किसी वर्त की परिधि की लंबाई, किसी वर्त की परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई उसके व्यास के, उसके व्यास की लंबाई की, व्यास की लंबाई की 22/7 गुना होती है भाई। ये बात दिमाग में रखना। ये लाइन बहुत बार पूछी गई है। और इसे ग्रीक भाषा में किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ग्रीक भाषा में पाई से प्रदर्शित करते हैं। ये बात दिमाग में भी रख लेना भाई। पाई का मान क्या होता है? 3.143 होता है। निकलता कैसे है ये भी पता होना चाहिए। पाई का मान ऊपर तो आती है परिधि, और अपॉन में आता है आपका व्यास। परिधि अपॉन व्यास से किसका मान निकलता है? पाई का मान निकलता है, जिसे लिखा जाता है क्या? 22/7। अब देखो, जो एचटेट है ना, उसमें बेसिकली आपको इसका बेसिक परफॉर्मा ही पूछा जाता है। अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक। आप चेक कर लेना, कमेंट भी कर सकते हो। देखो, नंबर 1 आपको फर्स्ट लाइन, ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, ध्यान रखना। वर्त की एक जीवा के संगत चाप से घिरा वर्तीय क्षेत्रफल का भाग क्या कहलाता है? वर्तखंड कहलाता है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में जाके देख लेना, इस क्वेश्चन पे चर्चा नहीं होगी, ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर 1 आपको वर्त का व्यास क्या आना चाहिए? वर्त भाई साहब जी का जो व्यास है वो क्या आना चाहिए? आपका 2r आना चाहिए। नंबर 2 आपको पता होना चाहिए वर्त की परिधि।
क्या होती है परिधि भाई? डायामीटर जो होता है वो पाई इंटू व्यास, पाई इंटू क्या होता है? व्यास होता है, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 पाई आर, ये भी लिख सकते हैं। दोनों बात याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर सकते हो। पढ़ने वाले के लिए छोटी मोटी बात ही है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। इसके बाद में हमें होना पता होना चाहिए वर्त का क्या क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर की स्क्वायर, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन देखो नॉर्मल बनेगा तो वो यहां से कहीं से भी बन सकता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? थीटा अपोन में 360 डिग्री गुना में वर्त का क्षेत्रफल, अर्थात क्या आ जाएगा रियल में? थीटा अपोन में 360 डिग्री इंटू पाई आर की स्क्वायर, इंटू पाई आर की स्क्वायर। देखो एक बात सुनो, परिधि पूछ ले और आपको त्रिज्या आर दे दे तो नॉर्मली आप ज्ञात कर सकते हो। एक क्वेश्चन भी बताऊंगा इसका, त्रिज्या दे दे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, कोण दे दे त्रिज्या दे दे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू वैल्यू रखनी है। और यदि आपको दे देगी त्रिज्या, यदि आपको त्रिज्या जो खंड है कि चाप की लंबाई, क्योंकि इससे ऊपर वाला क्वेश्चन यहां से बनता है, देखो चाप की लंबाई, जो चाप लगता है उसे वर्तखंड कहता है। ये अपने को ये भी पूछ सकता है कि चाप की लंबाई, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होती है। ठीक है, ये आप लिखा ऐसे, इसको दूसरा रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इसमें इसी रूप में याद रखना। देखो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में साथ में क्षेत्रफल आएगा, चाप की लंबाई परिधि पे बनती है तो साथ में क्या आएगा? परिधि आएगी क्षेत्रफल। बस इतना याद रख लेना। आगे सुनो, अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? जो क्षेत्रफल आपने निकाला है उसका क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर की स्क्वायर। और यदि आपसे अर्धवर्त की परिधि भी, अर्धवर्त का क्या पूछा जा सकता है? अर्धवर्त की परिधि भी पूछी जा सकती है बेसिकली। तो आप क्या करोगे उसमें? पाई आर और प्लस में 2 आर जोड़ दोगे। अब ये समझाता हूं कैसे होती है। देखो परिधि होती है अर्धवर्त, मतलब आधा वर्त कट जाता है। ये आधे को काट देते हैं ना भाई साहब जी, ऐसे करो, ये लो, ये होगी आपका व्यास, मतलब 2 आर। ये पूरी परिधि कितनी बनती थी? 2 पाई आर, तो आप कितनी बन गई? पाई आर। तो परिधि निकालनी हो तो क्या आएगी? पाई आर तो ये, और 2 आर ये जुड़ जाएगी। देखो यहां से चलना है, ये आपका खेत है, यहां से चल के यहां आगे वापिस यहां तक आना है, इसका मतलब है 2 आर तो इसमें चले थे और पाई आर इसमें चले थे, तो ये फॉर्मूला बन गया पाई आर प्लस 2 आर वाला। ये इसका बेसिक है सारा कुछ। इससे आपका क्वेश्चन नॉर्मली जो एचटेट के कैंडिडेट हैं उनका क्वेश्चन इससे आ जाएगा भाई। इससे बाहर आएगा इसका मतलब बहुत ज्यादा डीपली चला गया, वो अपने लेवल से बाहर है। अब एक क्वेश्चन बताता हूं सुनो, मेरे पास त्रिज्या जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है और मेरे से पूछा जाए क्षेत्रफल वर्त का, तो क्या करोगे? पाई आर की स्क्वायर अर्थात 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर की स्क्वायर आएगी। ध्यान रखना किसकी वजह से? 2 बार 7 का 7 से मल्टीप्लाई होने से, दो संख्याओं का 2 बार मल्टीप्लाई होने पर सेंटीमीटर की स्क्वायर आता है। परिधि निकालनी हो तो क्या आएगी? 2 पाई आर, अर्थात क्या आएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 गुणा कर देना, कितनी आएगी? 44 सेंटीमीटर। अब देखो परिधि निकल गई, अर्धवर्त वाली परिधि भी आप आराम से निकालना। अब आपसे यदि मैं इसी में पूछा जाए कि वर्तखंड जो है, त्रिज्या खंड है, उसका क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्या खंड का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो थीटा अपॉन में कितना होता है? 360 डिग्री 2 पाई आर की स्क्वायर। त्रिज्या खंड में क्या होता है? पाई आर की स्क्वायर होता है। देखो क्षेत्रफल मेरे पास पहले से ही 154 है, एंगल वो और कुछ दे देगा, मैं अपनी स्व इच्छा से यहाँ एंगल 60 डिग्री आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन करवाने के लिए, तो यहाँ 60 लिख देना, 360 लिख देना, ये मान आप निकाल लेना। अभी मैं निकाला था 154, और यहाँ से इसको 0 से 0 काटना, ये कट के आ जाएगा 6, 6 का इसमें भाग देना जाए तो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो 6 दूनी 12 और 34 बचना नहीं जाएगा। आप इसको काट के लिख देना
नीचे आ जाएगा आपका 3, ऊपर 2 से काट देना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 70/3 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि चाप की लंबाई दे दे तो थीटा कोण में 360 डिग्री 2 पाई आ रहा। इस फॉर्मूले में ये देखो, यहाँ जो स्पीड नहीं करूंगा मैं, त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो थीटा कोण में 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। आए नहीं अभी क्वेश्चन, अभी आपके सामने ही है, मैंने बहुत क्वेश्चन पुराने उठाए हैं लेकिन आए नहीं है, फिर भी अपने को एक एक बेसिक देखो। वर्त की कितनी सीमित रेखाएं होती है, वर्त में कितनी सीमित रेखाएं होती है। अब पहले तो ये बताओ सीमित होता क्या है। देखो सीमित कैसे होता है, आप जैसे ही वर्त बनाओ, ये मैंने वर्त बना दिया, कोई भी लाइन डालना, देखो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, कहीं भी डाल लेना जरूरी नहीं है, जैसे आप लाइन डालोगे ये 2 हिस्सों में डिवाइडेशन हो जाएगा, जहां भी लाइन डालोगे। सीमित का मतलब होता है जैसा आप उसमें रेखाएं खींचोगे दोनों तरफ सेम रूप की बच जाए, तो इसमें अंत सीमित बनते हैं, क्योंकि आपको पता है जहां रेखा डालोगे वहीं उसी रूप का प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आपके लिए कमेंट में दे रहा हूं कि एक मेरे पास ये त्रिभुज है, नॉर्मल त्रिभुज ये नहीं है, मैं यहां बना रहा हूं, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या ये कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, कि सीमित के लिए कितनी रेखाएं, ये बाहर नहीं है, ध्यान रखना, सीमित के लिए कितनी रेखाएं खींची जा सकती है ये बता देना कमेंट में। मैंने कुछ डॉट डॉट करके आपको इशारा भी दिया है, ये बता देना। वर्त की बात कंप्लीट होगी, अभी वर्त में अनंत बनती है, त्रिभुज के भी क्वेश्चन आएगी, वहां ये बात भी आ जाएगी। उस कोण का माप बताइए जो अपने समपूरक कोण के बराबर होता है। सबसे पहले तो समपूरक कोण होता क्या है, पूरक कोण क्या होता है, ये सब बातें अपने को आनी चाहिए। समपूरक कोण, पूरक कोण का मान क्या होता है, कोण होता क्या है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। देखो कोण तो नॉर्मली आप बता भी सकते हो, दो रेखाएं जहां एक उपविष्ट बिंदु हो तो उसे कोण कहते हैं। संपूरक कोण कौन सा होता है, पूरक कोण और संपूरक कोण। देखो पहले पूरक के बारे में सुनते हैं। पूरक जो कोण होता है ना, वो एक 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों का जो योग होगा वो 90 होगा, ध्यान रखना चाहिए कहीं भी। जैसे मैंने ये 30 डिग्री ले लिया और ये 60 डिग्री ले लिया, तो दो कोणों का योग क्या हो जाए, दो कोणों का योग क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वह क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, दो कोणों का योग क्या हो जाए आपका, प्रत्येक, जैसे इसकी परिभाषा लिखो तो प्रत्येक एक दूसरे का कोण जो होगा कोटि पूरक कोण कहलाएगा, जिनका क्या हो, चाहे आप पहले 30 को लिख के 60 लिख देना, चाहे आप 60 को लिख के 30 लिख देना, तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। अब सुनो समपूरक कोण क्या होते हैं। समपूरक जो कोण होते हैं वो जी आपके होते हैं जिन दो कोणों का योग क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। तो ये एक लाइन होती है, इस पे ऐसे लगाओ, दोनों साइड के जो कोण है इन दोनों का योग क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके समपूरक कोण कहलाते हैं। देखो समपूरक कोण, ये कोण आ गए, तो आपको पता होना चाहिए शीर्षाभिमुखी कोण। जैसे दो रेखाएं ऐसे काट रही है ना, तो ये जो सिर से सिर मिला रहे हैं ऐसे, ये होते हैं शीर्षाभिमुखी कोण। चाहे आप ऐसे देख लो और चाहे ऐसे देख लो, शीर्षाभिमुखी कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये 50 डिग्री है तो ये वाला भी 50 डिग्री होगा, ये 130 डिग्री है तो ये वाला भी 130 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुखी जो कोण है, इस रेखा के अंदर ध्यान रखना, शीर्षाभिमुखी रेखा जैसे ये है एक रेखा, इस रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनेंगे उन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात दिमाग में रखना भाई। देखो मैंने 130 और 50 180 डिग्री लिखा है। एक लाइन के जो ऊपर जो भी बनेंगे वो उन कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये देखो ये पूछा है जो अपने समपूरक कोण के बराबर माप का होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। समपूरक कोण मैंने बता दिया, आपसे पूछा है कि समपूरक कोण के बराबर माप का जो कोण होता है वो बताओ, ये बात आपसे इसने पूछी है, तो भाई क्या बताओगे। आपको पता है कि बराबर माप का 90 डिग्री होता है, 90 मैंने 180 से घटा दिया तो वापिस 90 ही बचता है, ध्यान रखना। ये होता है संपूरक का। और यदि आपसे पूछे भाई साहब जी सुनो प्यार से, कि अगला ये बोले कि आप संपूरक की जगह पूरक का बताओ, तो पूरक का 45 होता है। ठीक है, ये सब कुछ पूछ लिया तो भाई ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूं कि 180 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 180 डिग्री का पूरक कितना हो गया, सिर्फ 80 डिग्री का पूरक कोण बताओ तो 100 हो जाता है। कारण 180 में से 80 घटा देना, 100 बचता है। डी ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन 100 दिया हुआ है, तो यदि 100 का पूरक पूछे तो कितना आएगा,
आपको पूछे समपूरक पूछे तो कितना, ये मैंने समपूरक बोला है, ध्यान रखना भाई, समपूरक बोला है। समपूरक बोले तो 100 का कितना आएगा, 80 आएगा। सी ऑप्शन का एक और भी क्वेश्चन बनता है, यदि आपको 80 डिग्री देके पूछे सिर्फ पूरक, पूरक क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 80 पहले से है तो कितना और जोड़ोगे, 10 और जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब इसका पूरक कोण कितना है, 10 डिग्री। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है भाई। हो गया, आगे चलो। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन, देखो ये जो पहले लेवल वाले हैं उनके लिए तो ये नहीं आया हुआ है, ये लेवल जो है आपका बड़े है उसके लिए है, लेकिन लेवल फर्स्ट में भी आ सकता है। देखो क्या दिया हुआ क्या है, सबसे पहले हम आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मेरे अकेले से नहीं, कुछ आंखों से देखी हुई बातें भी आपको आनी चाहिए, भी आप देख लो और बता दो, वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो इस क्वेश्चन को मत देखना, फिर आपको बेसिक पढ़ के आना पड़ेगा। हमें बताना है इस एक्स भाई साहब जी का मान, किसका, इस एक्स भाई साहब जी का मान बताना है। बाकी सारा मटेरियल अपने पास है, और एक्स भाई साहब जी का मान बता के अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को क्या करना है, एक्स भाई साहब जी का मान बता के अपने को आंसर देना है कि इसका मान ये होगा जी। अब इसको है ना थोड़ा इस त्रिभुज को है ना दोबारा देखो ध्यान से, पहले इसका मंथन कर लो। ये कोण दे रखा है 120 डिग्री। जब भी किसी एक रेखा के ऊपर, देखो जब भी किसी एक रेखा के ऊपर ऐसा कोई कोण बनता है, ऐसा कोई कोण बनता है, तो एक ही रेखा पर बने हुए कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री। मतलब उसमें से कितना बन गया, 120 डिग्री बन गया, बच कितना गया, 60 डिग्री। इसका मतलब ये कितना है, 60 डिग्री। लिखना नहीं है भाई, सिर्फ डायरेक्ट सोचते चलो, कितने आए, 60 डिग्री। ये लो, कितना होता है, 60 डिग्री। ये नियम बता रहा हूं, वो नियम ही है। अब देखो, अब मैं बीच में से एक त्रिभुज निकाल रहा हूं, देखो ध्यान से देख लेना, मेरे को जो जो दिख रहा है ना मैं वो काम ही करूंगा, बाकी काम नहीं करूंगा। ये मैंने एक त्रिभुज निकाला, कौन सा निकाला है, ए डी ई, ए डी ई निकाल दिया। ये मान है 30 डिग्री, ये मान है 60 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है जी। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये योग कितना आ गया, 90। ये मान कितना आ गया, 90 हो गया। अब देखो ये 60 ये दिया हुआ है, ध्यान रखना भाई, ये एफ वाला कोण दिया हुआ है 60, क्योंकि कोण का सिंबल इसके पास लगा हुआ है, ये कोण नहीं दिया हुआ, ध्यान रखना। दिमाग को दौड़ाते वक्त इस बात को याद रखोगे। देखो ये कोण 60 दिया है, एक रेखा के एक तरफ यदि 90 डिग्री का एंगल बन गया तो दूसरी तरफ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि रेखा के एक की ओर के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अर्थात 90 इस तरफ बना है तो यहां अंदर भी 90 बनेगा। डी जो है ना, ये डी वाली लाइन को दिमाग से सुन लेना, यहाँ जो डी दिया हुआ है अंदर 90 है तो बाहर भी 90। और क्या दिया हुआ है देखो जी, और 90 वो दिया हुआ है, 60 ये दिया हुआ है, इन दोनों का योग करो, 90 और 60 का कितना हो गया, 150। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, देखो 90 डिग्री, मैं यहाँ 60 मिटा रहा हूँ, यहाँ से 90 डिग्री तो ये आ गया डी अंदर से, और ये आ गया आपका कितना, 60। 60 और 90 कितने हो गए, 150। एक त्रिभुज के, कौन सा त्रिभुज, ये देखो यहाँ, ये त्रिभुज कौन सा, मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, नाम आप देख लेना, नाम लिख दूंगा साथ के साथ, डी टी, और भाई साहब जी ये आपका प्यारा एफ। ये आ रहा है आपका 60, ये आ रहा है आपका 90, और तो ये आ जाएगा आपका कितना, 30 डिग्री। यदि अंदर का कोण एक रेखा के अंदर में 30 डिग्री कोण है तो बाहर कितना बनता है, 180 में से घटा दो। यहां देखो दोबारा, ये जो लाइन लगी हुई है इसके जो ये त्रिभुज बना है, ऐसे ये त्रिभुज बना है, ये आपके पास है 90 डिग्री कोण, डी भाई साहब जी, कौन, डी भाई साहब जी आपके पास क्या है, 90 डिग्री। ये आपके पास है 60 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास 30 डिग्री। एक ही रेखा के एक तरफ के बने हुए कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो 180 में से 30 घटा दो, कितना बच गया, 150 डिग्री। आंसर क्या आ गया, ये।
अब इसमें सारी बातें बोली है, वो सारी की सारी भी क्वेश्चन ही करवाती है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा तीनों एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक तरफ के कोणों का योग भी 180 होता है, नहीं, ये बेसिक है बस। चलो आगे चलो, क्या शानदार क्वेश्चन दिया, 40 डिग्री, और ध्यान रखना ये ऊपर वाली ये होती है मिनट है, और यदि इसकी जगह आपके पास 21 मिनट लगने बाद में आगे मैं कुछ और लिख देता, 20 लगा के 2 लाइनें लगा देता हूं, ये मिनट और ये क्या हो जाती है, 2 लाइनों वाली सेकंड हो जाती है। निकालना किसमें है, रेडियन में, और किस एग्जाम में आया हुआ है, लेवल आपका कौन सा, 6ठी से 8वीं वाले में आया हुआ है। शानदार क्वेश्चन है जी, शानदार। देखो हो तो जाएगा 1 सेकंड में, कुछ है नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, रेडियन में निकालना है, कुछ भी नहीं है भाई। पर पहले अपने रेडियन का जो मान है वो समझ लेते हैं, रेडियन होता क्या है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब इसके नीचे पहले सुनो, यदि अपने को क्या करना है कि डिग्री को रेडियन में बदलना है, लाइन लिख के बता रहा हूं, देखो डिग्री जो होती है कितनी, 60 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, डिग्री को यदि आपको रेडियन में बदलना है, इसमें रेडियन में बदलना है, तो आप क्या करोगे, उसको पाई बाय 180 से गुना कर दोगे। क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। जैसे 60 डिग्री को मुझे किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो पाई इंटू 60 में 180, जीरो से जीरो कट गया, 6 का इसमें भाग दे लेना, कितना आएगा, पाई/3 रेडियन आएगा। देखो कौन सा, ऊपर चलो ऑप्शन में, अर्थात कौन से मान आ जाएंगे, ऐसे मान आ जाएंगे, ये मान आ जाएंगे। अब देखो 1 सेकंड के लिए कुछ आपको सिखा रहा हूं, एक चीज दिमाग में डाल लेना, कि जब भी आप डिग्री को, क्योंकि आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है, 40 दिया ना, 40 डिग्री 21 मिनट दे रखी है, ये ऊपर वाली मिनट बोलते हैं, ये मैं मिनट वाला भी बताऊंगा आपको कैसे निकलेगी, 1 मिनट रुक जाओ आप, थोड़ा समय लगेगा। पहले तो ये देखो कि ऊपर यदि आप डिग्री को रेडियन में बदल रहे हो तो ऑप्शन में देखो ऊपर पाई का मल्टीप्लाई होता है, तो कौन कौन से ऑप्शन में पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो इसमें नहीं होगा, दो में ही हो रहा है, एक तो चला गया भाई। ये डायरेक्ट बातें याद करने वाली होती है भाई। अब देखो दूसरी बात ये हो गया, अब क्लियर करते हैं 40 डिग्री 21 मिनट को कैसे चेंज, 21 मिनट को भी तो अपनी डिग्री में लिखना है, ऐसे तो इसे है नहीं कि अपनी स्वेच्छा से जैसे चाहे वैसे लिख के छोड़ दें, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपने पास आंसर चाहिए अपने को, तो बगैर तो अपने आंसर बगैर तो काम चलेगा नहीं। ये तो अपने को पता है जो डिग्री आ गया है उसको वापिस अपने किस में बदलना पड़ेगा, जो आपके पास मिनट आई हुई है उसे अपने को डिग्री में भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो एक बात और याद रखना कि यदि आपके पास 1 डिग्री, जो एक यदि रेडियन पूछा जाए तो उसका मान होता है 180 डिग्री अपॉन में कितना, पाई। ये भी आप याद रखोगे साथ के साथ, 180 अपॉन में क्या होता है, पाई होता है। एक लाइन इसके साथ पहले एक और लिख लो याद करने वाली, यदि आपको क्या किया जाए, रेडियन को क्या करना है, डिग्री में बदलना है, तो आप क्या करोगे, 180 बट्टे पाई का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ये बात ही मैंने लिखी थी, ये देखो, सी मतलब रेडियन, रेडियन को यदि डिग्री में बदलना है तो आप 180 अपॉन में पाई कर दोगे। जैसे पाई/3 को मुझे इसमें चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, 180 अपॉन में पाई का मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, पाई/3 से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 60 डिग्री वापिस आंसर आ जाएगा। अब आपका सिर्फ एक ही डाउट रहा है, कौन सा, 40 डिग्री 21 मिनट। मेरी बात सुनो, मैं ऊपर वाले 21 मिनट को छोड़ के यदि आपको ऑप्शन चेक करा दूं, फिर करवाऊंगा 1 मिनट, देखो कैसे करवा रहा हूं। 40 डिग्री यहां आ रहा है, तो यहां लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पाई अपॉन में 180, 40 का गुना कर दूंगा, जीरो से क्या करूंगा, जीरो काट दूंगा, 4 का क्या करूंगा, इससे डिवाइड जो हो रहा है वो कर देंगे, नहीं तो 4 का ऊपर क्या कर देंगे अपने, 2, पाई अपॉन में क्या कर देंगे, 9, पाई/9 अर्थात 2/9 का नजदीकी कोई आंसर है, कोई आंसर नहीं है, 2/9 का नजदीक का कोई भी आंसर नहीं है, ध्यान रखना। ये देखो डी ऑप्शन हो गया है, एक तो स्पीड से ऐसे कर सकते हो। इसमें एक बात और याद रखना, एक जो डिग्री होता है ना,
इसके बराबर होती है 60 मिनट। 1 डिग्री के बराबर क्या होती है? 60 मिनट। कारण सुनो पहले। 360 डिग्री के बराबर होता है 2 पाई। 1 डिग्री बराबर ज्ञात करना होता है 2 पाई अपॉन में 180, 360, 360 2 से काट लोगे कितना आ जाएगा? पाई अपॉन में 180 आ जाएगा। अब आपके पास जो दिया हुआ है ना, देखो 40 और 21 जो दे रखे हैं, 40 और जो 21 दे रखे हैं ना, इसमें 40 तो डिग्री में है और 21 आपका मिनट में है। दोनों को डिग्री में ले लो। क्या करो? दोनों को डिग्री में ले लो। यहां तक लिखा हुआ है क्या समझ आगे? दोनों को क्या करो? डिग्री में ले लो। इसके ऊपर ये जगह खाली, दोनों को डिग्री में ले लो। 40 डिग्री 21/60 दोनों डिग्री में हो गए। ये काट लो इससे, कितना आ जाएगा? 40 7/20 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 860/20। अब इसको किस में चेंज करना है आपको? रेडियन में। तो 860/20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई अपॉन में 180 से। इसे काटोगे तो ध्यान रखना, लगभग आंसर बता देना। लगभग आंसर का मतलब है 18 दूना 36, 00, 807 और पाई। ऐसी कटिंग इसमें नहीं आ रही है भाई, देख लेना। आप काटोगे तो थोड़ी बहुत कटिंग नहीं आएगी, इसलिए मैंने बोला था इनमें से कोई आंसर नहीं। ठीक है, आगे से याद रखोगे। आगे से आपके लिए क्या याद रखना है? लेवल वालों दिमाग में रखो, यहां आ जाओ कि यदि आपको जैसे 40 डिग्री दे दे नॉर्मल, तो उसे पाई बाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देना, रेडियन में आ जाएगा। और यदि आपको दे दे कि पाई बाय 3 को आपको डिग्री में चेंज करना है, तो 180 अपॉन में पाई करके डिग्री में चेंज कर लेना। यदि भाई साहब जी एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो है कि 52 का 30, ये क्या रहा है? मिनट। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? मिनट को हटा के 60 से पहले भाग दे देना, बाद में क्या कर लेना? एलसीएम कर लेना। 52 से 1/2 का एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा? 105/2। इससे किसमें? डिग्री में दिया था, रेडियन में याद करना, तो क्या करोगे? पाई अपॉन में 180 कटिंग करके आंसर लिख देना। क्या आ जाएगा? 105 पाई अपॉन में 18 दूना 36, 0। जो कटिंग हो जाए तो कर देना, अन्यथा ये आपका आंसर है। ये रेडियन वाले हैं। बीच में क्वेश्चन चला गया, देखो। एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक कोण के समान हो। भी आ गया है क्वेश्चन 90 डिग्री वाला, सेम टू सेम डिटो रिपीट हो गया 2011 के अंदर। ठीक है, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। परिभाषा होती है ये। तो ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, ये याद रखोगे। एक जो चाप है, जैसे कि मैं ये बता रहा हूं, एक चाप एक वृत्त पे लगता है ऐसे। ठीक है, आपके पास ये सेंटर पॉइंट है, यहां से मैंने दो त्रिज्याएं ले ली ऐसे करके ये, और ये दोनों मिलकर यहां पर क्या कर रही है? यदि आपका कोण किस पे? एक वृत्त पे बना रही है ऐसे करके, प्रीति के ऊपर। तो ये जो कोण यदि आपका 30 डिग्री है, तो ये अंदर वाला कोण आपका 60 डिग्री हुआ। ये लैंग्वेज बोल रहा है। आगे से इस लैंग्वेज को याद रखना जरूरी नहीं है, ये लैंग्वेज पूछे, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, मैंने जो समझाया है ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, आप याद रखोगे इसे। अब बोलेंगे सर इसका बेसिक, इसका कोई बेसिक नहीं होता। पाइथागोरस तिर्यक, क्या बात है भाई, शानदार चीज है। ऐसे क्वेश्चन आए ना तब आनंद आता है। देखो आपको क्या पूछा गया है कि पाइथागोरस तिर्यक लिखकर जिनके दो सदस्य, एक तो 16 है दूसरा 63 है, तीसरा बताओ कौन सी? तिर्यक का मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? जिसमें जिस त्रिभुज में एक कोण क्या हो आपका? 90 डिग्री हो। ध्यान रखना, एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। दो अन्य कोण क्या हो? न्यून कोण। और ए बी सी, जिसमें बी क्या है? 90 डिग्री है। और ये जो कर्ण होता है, ये अन्य दो भुजाएं लंब और आधार की स्केयर के बराबर होता है। ध्यान रखना, कर्ण भाई साहब जी की स्केयर, आधार भाई साहब जी की स्केयर और लंब भाई साहब की स्केयर के बराबर होती है। इसे कहते हैं तिर्यक। तिर्यक पूरा करने के लिए कौन सा बनेगा? 16 और 63 में से। 16 और 63 में से बनेगा जी 65। ये सेम कर लेना। कारण 65 मतलब, एक सुनो छोटी सी बात, यदि आपको लगे कि सर इसको हम चेक कैसे करेंगे, ये आपको तो सर 16 दे दिया, ये यहां आपने 63 दे दिया, ये आपने यहां 65 दे दिया, इसको हम चेक कैसे करेंगे सर? एक बात बताऊं, ऑप्शन को चेक करने का तरीका तरीका होता है, ये जो 63 दिया है ना, इसकी स्क्वायर करनी है।
इसका मतलब है कि एक जो 63 आया है ना, तो इससे थोड़ा आगे पीछे दूसरा आएगा, या तो आएगा दो, वैसे 2 डिजिट छोड़ के ही आता है ध्यान रखना, कौन आएगा 65 आएगा। 2 डिजिट घटा के करोगे तो कौन आएगा 61 आएगा। तो 63 से नजदीक में देखोगे तो ऑप्शन बनेगा आपका 65। 16 के नजदीक में देखोगे तो 18 और क्या बनेगा 14 बनेगा, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। कारण पाइथागोरस त्रिक दिया, इसका मतलब 2 सदस्य दिए होंगे तो कर्ण बड़ी से बड़ी पहले ही दे देता, कारण ये नहीं दिया, ये आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया, ठीक है। और जो निकालना है वो कर्ण होगा, वो इन दोनों से बड़ा होगा, ध्यान रखना, इन दोनों से बड़ा मतलब ये हो नहीं सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये 126 बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए नहीं हो सकता। 16 का नजदीक कोई है नहीं, 63 का नजदीक 65 है, ये है। बाकी आप गुणा भाग करके चेक कर लेना, इन दोनों का स्क्वायर करके निकाल लेना। अब एक और भी तरीका आपका सर जी, स्क्वायर बाद में भी तरीको, हाँ, जो कहना मैं सुपर फास्ट टेक्निक बोलता हूँ वो, यहां तक कुछ नहीं था, ये तो आप 10th क्लास में भी करके आए हो। यही तो स्वाद देने वाली चीज तो भाई है, लो देखो स्वाद। 16 की स्क्वायर 63 की स्क्वायर में इकाई अंक चेक करो। इकाई अंक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का यदि आप वर्ग कर रहे हो तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, जैसे 1 की स्क्वायर का 1 आता है, 2 की स्क्वायर का इकाई का अंक 4 आता है, ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, ये स्क्वायर्स है। 3 की स्क्वायर में कितना आएगा 9, 4 की स्क्वायर में कितना आएगा 6, 4 चौका 16 का, 5 की स्क्वायर में कितना आएगा 5, 5 5 25 का, ठीक है। 6 की स्क्वायर में कितना आएगा 36, 6 का। 7 की स्क्वायर में कितना आएगा 7 7 49, 9 का। 8 की स्क्वायर में कितना आएगा 8 8 64, 4 का। 9 की स्क्वायर में कितना आएगा 81, 1 का। 0 की स्क्वायर में 0। तो देखो 6 की स्क्वायर क्या आ गई 36, 6 तो इकाई आएगी आएगी इसकी स्क्वायर करने के बाद में, प्लस 63 की स्क्वायर कितना आता है 9, इकाई कितनी आएगी 9 आएगी। 9 और 6 को जोड़ो कितने हो गए 5, कितने हो गए 5। 5 इकाई का अंक ध्यान रखना किसका होता है, सिर्फ 5 का होता है रूट लेने के बाद में, क्योंकि रूट में विपरीत चलते हैं, ये ध्यान रखना भाई। इन पे रूट निकलने के बाद में ये आंसर बनते हैं। 4 का रूट 2 इकाई अंक, 9 का रूट 3 विपरीत चलते हैं। तो ये देखो हमेशा ही 6 का 36, 6 3 का 9, और 9 और 6 कितने हो गए 15, 5, तो 5 का यदि आप स्क्वायर करोगे, जैसे देखो मुझे ये भी नहीं आ रहा है, वर्ग वर्ग भी निकालना नहीं आ रहा है, तो ये देखो 9 का यदि स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, इकाई अंक क्या आना चाहिए 5, नहीं हो सकता। 2 का 4 नहीं हो सकता, 5 का 5 होता है, हो सकता है, 6 का 36 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन है। ये है शानदार ट्रिक, नंबर सिस्टम में भी काम देने वाली है, जिसको बोलते हैं ना सुपर। क्या जाट जमींदार जरूर हुए है, बना हुआ है जबकि शानदार ही चीज बना हुआ है। दिए गए त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भाई साहब जी 180 होता है, ये याद रखना। जाट जमींदार वाली लाइन पूरी कर दी। किसी ने कहा था कि जमींदारों के घर से मैथ नहीं करा सकता कोई भी, तो जमींदार भी सब कुछ कर सकते हैं, ध्यान रखा करो, वाद से पहचान लेना जो इस बात को जिसने बोली है और जिसने सुनी है। तो ये कोण जो है आपका कितना है, x का मान बताना है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। कितना दिया हुआ है 30 और 35 65, कितना बच गया 180 में से 15 दिख रहा है मेरे को, तो मैंने टिक लगा दिया। चलो आगे, क्या दे रखा है भाई, आपसे पूछा है कोण, कौन से, एक्स भाई साहब जी, वाई भाई साहब जी और जेड भाई साहब जी पूछे, बना दे इनको भी। यहां देखो सबसे पहले डी पे आ जाओ, क्या सिखाया था, ऐसी लाइन हो ऐसा एक तरफ वाला हो तो इन कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये दे कितना रखा है 120, बच कितना गया 60, ये कितना आ गया 60, ये क्या बन गया त्रिभुज सर जी कौन सा, ये देखो ये डी और ये बी और ये सी, ये त्रिभुज बन गया। ये क्या है 60 डिग्री, ये क्या है 80 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है
180, तो कितना बच गया? 40 घटा लेना। 60 और 80 कितने हो गए? 140। 180 में से घटाओगे तो 40 बचेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? जेड। जेड का मान क्या है? 40। कौन कौन से ऑप्शन कट गए? ए चला गया, बी चला गया, कौन बच गया? ये दोनों बच गए। अब गलती से भी एक्स को कोई नहीं चेक करेगा, सबसे पहले अपने को वाई चेक करना है, क्योंकि वाई अलग अलग है। अब देखो, कहेंगे सर जी वाई अलग अलग है, तो मैं वाई अलग अलग है, मैं ट्रिक बताऊं आपको। यहाँ 15 दिया ना, यहाँ 15 दिया, यहाँ 25 दिया, इसका मतलब वाई का मान कन्फर्म 15 निकलेगा। यदि स्पीड से कभी भी इसका आंसर देना हो तो आंसर यही आएगा इसका, सी। क्योंकि मुझे ये पता चल गया ना। कहेंगे सर जी देखो यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45 दे रखा है ना तीनों में, तो दो में तो ये दोनों के सेम है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। अपने को तो वाई पे डाउट करना है। वाई में देखो कौन सा सेम आ रहा है। चलो निकाल भी लेते हैं, क्या निकलने में कौन सा टाइम लगने वाला है। देखो इस त्रिभुज के अंदर क्या हो गया, ये 60 डिग्री आ गया, ये वाई जीरो बच गया, ये एक्स जीरो बच गया, ये 80 डिग्री आ गया। यहां तक तो क्लियर हो गया ना सबके? इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। ये 40 डिग्री और ये वाई का मान अपने को निकालना है, और ये 120 डिग्री। तो मैं बाय ऑप्शन निकाल के बताऊं यहां से, इतना करने के बाद में बाय ऑप्शन बताऊं कैसे। यदि आपके पास y का मान 25 डिग्री ले रहे हो, देखो क्वेश्चन को सुनो, बाय ऑप्शन जल्दी होगा ना, इसके बाद में बाय ऑप्शन ज्यादा जल्दी होता है। एक मिनट, थोड़ा कुछ क्लीन करना पड़ेगा। इस त्रिभुज को हटा रहा हूं मैं, यहां तक अपना क्लीन है। इसको भी हटा रहा हूं, इसको भी हटा रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो मुझे त्रिभुज दे रहा है ना, ये इसका मान 180 डिग्री करना है मुझे, जिसमें से 120 उसने दे रखा है। कौन सा? डी भाई साहब वाला। घटा दो, पीछे कितना बच गया? 60। 60 मान किसका आना चाहिए? एक्स जीरो का, वाई जीरो का योग कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। क्या आपका डी ऑप्शन जो है, क्या आपका डी ऑप्शन है जो 25 और 45 60 आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, कट गया। 45 और 15 कितने आ रहे हैं? 60 आ रहे हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। चलो आगे। क्वेश्चन को किसी नियम, क्योंकि इसके बाद में मुझे त्रिभुज दिख गया देखो, और मैं इससे पहले वाला सारे नियम हटा के सिर्फ डायरेक्ट ये लगाता ना तो गड़बड़ थी, कारण फिर मेरे पास ऑप्शन कौन सा बच जाता? बी और सी बच जाते। देखो एक्स और वाई में दोनों के मान कितने हो जाते? 60। 120 पहले से दिया हुआ है, तो दो ऑप्शन फिर भी बच जाते। लेकिन एक ऑप्शन मेरा कट सकता था, क्योंकि उससे पहले नीचे भी मेरे पास त्रिभुज आए हैं, तो उस त्रिभुज वाले फॉर्मूले से मैंने इस ऑप्शन को भी उड़ा दिया। चलते रहो, ये क्या याद करेंगे हैं? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी ए डी कौन सा है भाई साहब जी? बी ए डी 60 डिग्री है, कोई बात नहीं है। सीबीडी, सीबीडी 70 डिग्री है, हाँ जी। तो डी बी सी का मान बताओ कौन सा? डी, नहीं नहीं, बी डी सी का मान बताओ। क्या पूछा है रे क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है? एक बात याद रखना, कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के, मुख के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये दिमाग में डाल लेना, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। कहेगा सर जी ओ 70 तो, अरे ओ पूरो को लियो, ओ या पूरो लेनो है फेरी न मना आमने सामने हो। ये 60 तो ये 60 हो गए। ये बन गया आपका एक त्रिभुज प्यारा सा। क्या बन गया? प्यारा सा त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 60 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, 130 पीछे कितना बच गया? 50। यही पूछा था, देख लो। उड़ गई किल्ली? अभी ये किल्ली तो उड़ गई। ये लेवल आपके वन में आया है, इसका थोड़ा बेसिक भी पढ़ो। समांतर चतुर्भुज के बारे में सुनो। ये स और चतुर्भुज जो दिखा है ना, इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज है। कारण आपको पता है, थोड़ा समय का अभाव रहता है, जानते ही हो आप। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? नंबर एक, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर, अर्थात इसी के हिसाब से लिख दूं, ए बी बराबर सी डी होती है। आमने सामने की भुजा बराबर। दूसरी, ए डी बराबर क्या होती है? बी सी होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है।
नेक्स्ट जो नियम होता है उसका मतलब होता है कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, कोण ए के बराबर कोण सी, ऊपर वाला त्रिभुज देख लेना, समांतर चतुर्भुज देख लेना, कोण बी के बराबर कोण डी, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये बात दिमाग में डाल लेना। और अब कहेंगे सर जी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते भाई, ठीक है। अब देखो समांतर चतुर्भुज के आ ही गया तो इसके बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसमें माना जाता है आधार गुना ऊंचाई। आधार आपके पास होना चाहिए, ऊंचाई आपके पास होनी चाहिए। कि सर जी ऊंचाई कैसे निकलेगी, बता देता हूं। ये जो विकर्ण भाई साहब जी है ना, ऐसे जो आपने विकर्ण लगाए हैं, ये जो मैंने ये विकर्ण ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये जो विकर्ण लगाऊंगा इसके ऊपर मैं पॉइंट, कोई भी पॉइंट से इसके ऊपर लंब डालना जरूरी है। चाहे आप किसी भी एक पॉइंट से आपके ऊपर, इसके ऊपर लंब डाल लेना। जैसे मैं यहां से इस पॉइंट से इसके ऊपर लंब डाल लूं या इस पॉइंट से डाल लूं, देखो ये होना मेरे पास जरूरी है। ये जो बीच की ऊंचाई है ये मेरे पास आनी चाहिए। कहीं से भी डाल सकता हूँ, जरूरी नहीं है मैं इसमें से, इस सेंटर पॉइंट से भी ऐसे टेढ़ा करके ऐसे डाल सकता हूँ। ये ऊंचाई मेरे पास दी हुई मिलेगी। तो आधार गुना ऊंचाई क्या होगा, बेस जो ये होगा, आधार गुना ऊंचाई से क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अब ऐसे ना समझ में आए ना, तो इसमें बने क्या थे, देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और बात बताता हूं। बने क्या थे, दो त्रिभुज बने थे ना, तो त्रिभुज एक का क्षेत्रफल त्रिभुज दो का क्षेत्रफल, अर्थात दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुणा कर लो, आपके पास निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आधार गुणा ऊंचाई से उसका निकलता है। त्रिभुज दिया कैसा है वो भी उस पर डिपेंड करता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक और होता है इसका फॉर्मूला निकालने का, क्या होता है, यदि आपके पास कर्ण दिया है और गुणा में कर लेना आमने सामने की किसी भी शीर्ष से डाले गए लंब की दूरी से भी निकलता है। और दूसरी जो है क्षेत्रफल तो नॉर्मली आएगा। देखो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, आधार और ऊंचाई दी हुई मिलेगी, क्षेत्रफल निकाल लेना। परिमाप भी पूछ ले थोड़ा बहुत, तो वो क्या आ जाएगा आपका, भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाओं को जोड़ देना। तो मैं तो यहां लिख रहा हूं भुजा ए मतलब लंबाई, भुजा बी मतलब चौड़ाई, चारों भुजाओं का योग कर लेना। जो जो जितनी जितनी दी है ना उन चारों को जोड़ देना, चारों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, आपका परिमाप कहलाएगा। ये इसका थोड़ा बेसिक था, वो भी मैंने साथ के साथ ही बता दिया। यहाँ जरूरी क्या था, सम्मुख कोण बराबर होते हैं वो जरूरी था। देखो 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई। अब देखो अंतः कोण के माप वाले भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, बहुत ज्यादा। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पहले तो अंतः कोण, बाह्य कोण, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपने, 5-4 मिनट का समय लगेगा। देखो इसके ऊपर जगह है अपने पास, पहले वहीं ये यूज कर लेते हैं इतनी जगह। देखो यदि आपके पास बहुभुज होता है ना, वो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। लैंग्वेज सुन लेना, लिखूंगा नहीं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उत्तल और एक होता है आपका अवतल, ठीक है। उत्तल जो बहुभुज होंगे उनमें जो प्रत्येक कोण होगा वो 180 डिग्री के छोटा होगा, ध्यान रखना। आकृति देखते ही पता चल जाएगा, ये भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना। उत्तल बहुभुज कौन सा है, उसके अंदर जो आकृति बनी होगी ना, जैसे मैं ये आकृति बना रहा हूं, ये मैं आकृति बना रहा हूं, इसके अंदर जो कोण होंगे ना, वो कोण क्या होंगे आपके, ये आकृति भी सही से नहीं बनी है, 1 मिनट रुक जाना। ऐसा हो जाता है, आपके जो अंतः कोण होंगे ना, ध्यान रखना, वो आपके क्या होंगे, 180 से छोटे होंगे। ऐसी आकृति है ये, आपकी क्या कहलाएगी, उत्तल कहलाएगी। और जो अवतल होगी उसके अंदर आकृति के अंदर क्या होंगे, कोण जो होंगे आपके, एक कोई जरूरी नहीं है सारे के सारे आप बड़े दिखा दो, सारे बड़े नहीं हो सकते। ऐसी आकृति जिसमें अंदर क्या होंगे आपके अंतः जो कोण होंगे वो आपको 180 डिग्री से क्या होंगे, बड़े दिखाई देंगे। कौन सा, ये देखो ये रहा। कहेंगे सर जी कहाँ है, ये रहा। अंतः कोण क्या होगा, एक जो कोण होगा वो 180 डिग्री से बड़ा कोण होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अवतल, ठीक है। अब देखो जो ये क्वेश्चन पूछा है, इससे जो आगे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन, एन भुजाओं वाले, लैंग्वेज सुनते रहना, लिख लेना भी अपने आप। एन भुजाओं वाले सम बहुभुज, एन भुजाओं वाले सम बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का क्या होगा, योग जो होता है उसका फॉर्मूला आएगा आपके पास, एन भुजाएं माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री।
कोण निकालना हो तो, जैसे यदि आपके पास ये 15 दिया हुआ है और बहुभुज दिया हुआ है, इसका अंतः कोण निकालने का फॉर्मूला यदि आपको पता है तो ये तो देखो सम है नहीं तो सम बोलता, ठीक है ना, सम होता है तब ये कंडीशन लग जाती है। और यदि अंतः कोणों का योग पूछा है, और इसने क्या पूछा है, अंतः कोणों का मान ज्ञात कीजिए प्रत्येक का। अब प्रत्येक वाला फॉर्मूला और लिख देता हूं। यदि अंतः कोणों का माप पूछता तो 15 में से 2 घट जाते कितने, 13। 13 का गुणा किससे कर लेते, 180 डिग्री से। आपके पास क्या आ जाता, अंतः कोणों का योग आ जाता। अब देखो यदि ये पूछे एन भुजाओं वाले, लाइन यहां से वही आएगी, एन भुजाओं वाले अंतः कोण का प्रत्येक कोण का मान पूछे, प्रत्येक कोण का, तो फॉर्मूला आएगा भाई साहब जी n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। ये अपना क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे बाद में, 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसके 2-3 फॉर्मूले और वो लिख देता हूं। और यदि आपको पूछा जाए एन भुजाओं वाले उत्तल अर्थात जिसका अंतः कोणों के मान 180 डिग्री से छोटे हो, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज के बाह्य कोणों का मान, बहिष्कोणों का मान, बाहरली साइड वाला मान, कोणों का योग, तो कितना आएगा 360 डिग्री सीधा सीधा। और यदि ये पूछे कि प्रत्येक एन भुजाओं वाले उत्तल जो है कोण यही रहेगा, उत्तल बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान बताओ, प्रत्येक बहिष्कोण का मान, बहिष कोण का मान आपसे पूछे तो आप 360 डिग्री में क्या कर देना, एन का भाग दे देना भाई। 360 डिग्री में क्या करोगे, एन का भाग दे दोगे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो यहां लिख रहा हूं, जिससे क्वेश्चन यदि कुछ भी नहीं आया तो यहां से तो 100% आता ही आता है। एन भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, किसकी, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। कैसे निकलेगी, एन की स्क्वायर -3n/2। इसका एक फॉर्मूला और भी है, आप इसी रूप में भी लिख सकते हो, एन को कॉमन लेके n-3/2 ये भी लिख सकते हो। सबसे पहले ये सोल्व करवाता हूं, कितनी भुजा दी थी आपके पास, n = क्वेश्चन में 15। इसको सोल्व करो, 15 में से 3 गए, कितने बच गए, 12। 12 अपॉन में कितने आ गए, 2। 2 का भाग दो, 12 में 6, 15 छिक्की 90। 90 विकर्ण की संख्या होगी, इसमें ध्यान रखना जो क्वेश्चन मैंने लिया था उसमें। चलो और यहां आओ, एन भुजाओं वाले समभुज के लिए ये मैंने बता दिया। और अब इसकी ज्ञात कर ले, 13 बहुभुजों के नियमित प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा भाई, फॉर्मूला क्या होता है, 15। 15 में से क्या करना होता है भाई, 2 घटा 2, फिर क्या करना होता है, 15 का भाग मल्टीप्लाई 180 से। 15 में से 2 घटाओ कितने, 13, और ये 15 में भाग चला जाएगा, क्या चला जाएगा, 15 एकम 1, 15 दूनी 30। ये लो, 12 का गुणा 13 से करते हो कितना होता है, 12 गुणा 12 144 से बड़ा, मतलब बी ऑप्शन। अब ये दिमाग लगा लेना भी मैंने 12 गुणा 12 144 से बोल के बी ऑप्शन क्यों लिखा है। अरे 144 में वापिस 12 जुड़ते हैं तो ये बनता है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं है। एन भुजाओं वाले बहुभुज को यदि बहिष्कोणों का योग तो डायरेक्ट हो गया, और यदि ये 15 से पूछ लेता तो कितने आ जाते, 360 अपॉन में 15 डिवाइड हो रहा है क्या, देख लेना भाई, नहीं हो रहा है, हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 चौकी 60 हो रहा है ना, 15 दूना 30, 15 चौकी 60, 24 आ जाएगी आपके पास। 24 क्या आ जाएगा, प्रत्येक बहिष्कोण आ जाएगा भाई। ओके, अब चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का माप 8 और 6 दे रखा है, तो तीसरी भुजा बताओ किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने इसके बारे में कुछ आपको बताया था, 2 छोटी भुजाएं 8 और 6 दे रखा है, इंग मतलब है मोटेर तीसा का व्याधि लेनी है, मोटेर तीसा का व्याधि लेनी है, तो आंसर किया हुआ है वो, मतलब 6 8 9 तो आई को नहीं, तो थाना का ना परम ध्यान है। और मैंने ये बताया था, या तो आपका 8 से 2 बद के आएगा, क्योंकि बड़ी भुजा पूछी है, तीसरी भुजा बड़ी होती है, तो 2 बदा लो, 8 से कितना आएगा 10। 6 से 2 बदाओगे तो 8 ही आएगा, तो बड़ी भुजा कौन सी आ जाएगी 10। ये ट्रिक भी बताई थी। ये भी नहीं काम हो तो ये कर लेना, 8 8 कितने होते हैं 64,
6 मिनट कितने में 36 है, इनका योग कितना हो गया 100, 100 पे रूट लगा देना कितना आएगा 10। जैसे चाहो वैसे कर लेना भैया, तो फर्जी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। एक सम बहुभुज की ध्यान रखना, सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक बहिष्कोण का मान, सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक बहिष्कोण का मान आपके पास कितना दे रखा है 45 डिग्री। देखो ये तो आपका निकलने वाला मान दे रखा है, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा दिया, ये संख्याएं हैं, किसमें भाग देना है 360 डिग्री में। सर जी ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होगा भाई, इसने बोला है मैं क्या करूं। पर ध्यान रखना समभुज की पूछा तो बहिष्कोणी है ना, हाँ जी बहिष्कोणी पूछा भाई। ये देखो ये मैंने थोड़ा लाइन वेज पढ़नी जरूरी होती है ये, तो बस कोई भी ऑप्शन से भाग दे लो जैसे चाहो वैसे, या 45 के अंदर आप ऐसी संख्या का गुणा करोगे 360 डिग्री हो जाए। मुझे तो पता है 8 चौका 32, 8 5 40, ये लो 360 में 8 का भाग दोगे तो 8 चौका 32 और 8 5 40, तो क्या आएगी एन का मान कितना आएगा 8 आएगा। फॉर्मूला मैंने करवा दिया, वो फॉर्मूले इसीलिए बताए थे एक जगह, ये एथटेट इससे हर साल एक एक क्वेश्चन पूछता है, हर साल कंफर्मेशन एक क्वेश्चन पूछता है। ये देखो एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना दे रखा है 1440, और आंतरिक कोणों का योग तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। पहला फॉर्मूला जो लिखा था ना मैंने n-2 इंटू 180 डिग्री, या तो थे अटे कोई इसी भुजा ले लियो जबकि घटा के भी सारे गुणों करो, या करो 1440 में 180 को भाग दे लियो n-2 आ जैसे, जिये थे अटू भाग देगा नहीं, जिये थे भाग देगा, हर वो 8 पर भाग जाओ, यहाँ पर 8 पर n-2 इनू है, वो माइनस को 2 इले पास आ जाए तो n को मान कितना आ जाएगा 10 आ गयो। 8 थे सुनो सो ऑप्शन भर दियोगा 10, चाहे थे ई फॉर्मूले के अंदर n की जगह वो 10 लिखो घटाओ 8 आ गयो 0 0। अब एक बात और बताऊंगा था ना, रुक जाओ एक मिनट, भी इससे कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते ये भी बताऊंगा। 0 10 जाने से 8 8 8 64, 4 इकाई अंक चेक कर लियो, 0 तो रहेगा वो बताओ कन्फर्म है। 6 लेके करोगे तो कितना आएगा, बहुत छोटा हो नहीं सकता क्योंकि 1440 आंसर ज्ञात करना है। 8 लेके करोगे तो वापिस 6 हो जाएगा, 6 से 100 का गुणा 600 से फिर भी नहीं होगा। 12 लेके करोगे तो 100 से गुणा कर लेना, डायरेक्ट ध्यान रखना 100 से 80 को छोड़ के सोचा करो पहले, 100 से गुणा करोगे तो 1200, 12 8 96 बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 12 भी नहीं है, तो ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है। डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से करना है, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, चाहे कुंडी में घोट के पी लो चाहे मिर्च सग पी लो, पीनो ही पड़ेगा, इन अलावा इनको कोई इलाज को नहीं। देखो समपूरक कोणों का अनुपात 2:3 दे रखा है, इसका मतलब है समपूरक कोणों का योग कितना होता है, समपूरक कोणों का योग आपके पास होता है 180 डिग्री, बता के आया हूं मैं। समपूरक कोणों का योग दे रखा है तो कोण का माप क्या होगा भाई, अब कई कहेगा सर जी अल्लू 30 45, अरे योग की 180 कोनी है किनू जी 36 54 180 कोनी है 72 108, हाँ मैं कहती हुए सर जी तो 66 144 को तो सी 66 114 ने जोड़ लियो, हाँ वह मानू इन्हीं इन्हीं भी मानू है, पर अब अपने को अनुपात बताना है, ये अनुपात आना चाहिए कैसे, अनुपातों वाले नियम से ही कर लेना। वैसे तो ऑप्शन ये निकल गया, देखो आराम से सोचोगे ना तो ये निकलेगा। वापिस आप किसी से 12 से भाग दे के देख लो, 12 छिक्की 72 होते हैं क्या, और 12 निम्मी 108, और फिर 3 से दे लेना 2, और फिर 3 से 3, वापिस देखो ये अनुपात आ रहा है, भाग दे के चेक कर लेना। यदि ऐसा नहीं करना हो तो देखो क्वेश्चन होता है अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना है 5, वो रहता है आपका बटा में, कौन सा निकालना है, कोई एक निकाल लेना, पहला निकाल लेना, 2 वाला पहले को ए मान लेना, वो ऊपर आएगा जिसको निकालना है। कितना होता है इसका योग 180, वो यहां आएगा मल्टीप्लाई में, 5 का इससे भाग देना, 5 किया 15, और बच गए कितने 3, और उसके बाद में 3 का आप क्या कर लेना 6, 36, 36 का आप 2 से गुणा कर लेना, कितना आ जाएगा 72, एक 72 निकल गया, तो टिक मार के चलते मरना निकल गया। जैसे चाहो वैसे निकाल लेना भाई, ये तो इतने क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप आने लग जाएगा, फर्जी सा क्वेश्चन है ये भी, इसको मैं क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं मान रहा हूँ भाई।
अब आपके पास आया उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा वाले दो कोणों कोण कहलाते हैं। देखो उभयनिष्ठ शीर्ष, फिर उभयनिष्ठ होना चाहिए जट्ठा पा मिलना ने वो उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। एक भुजा है तो कोण कहलाएगा। यही यही एक भुजा होनी चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष उभयनिष्ठ आपकी क्या होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए। तो आपका क्या कहलाएगा, आस्थन कोण ठहरे हो जो उल्लू की यहां सी एक ही रेखा पर इया खींच गए, चाहे इन्हें नीचे और ले लियो बनिया इया बना लियो, ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है। आप इनके माप दे देना ए ओ बी सी। आप इनमें से क्या ए ओ सी और ए ओ बी में देखो भुजा उभयनिष्ठ है ओ बी, कोई भी एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी। जैसे अब मैंने इन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी कर दी, ए उभयनिष्ठ भुजा। तो ऐसे जो कोण होते हैं वो आसन कोण कहलाते हैं, ये इनका कंसेप्ट है। ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हो। इनमें आप चाहो तो बना सकते हो कौन सा, मैं बना रहा हूं ए ओ डी और फिर दूसरी कोण बना देता हूं ए ओ सी, अर्थात मैं एक भुजा को विनिष्ठ रखूंगा इसमें। तो ऐसे जो कोण होते हैं वो आसन कोण कहलाते हैं। इसके बाद में आया ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण। देखो संगत एकांतर ने आप सलटा ही दिया या कोई और है, नीचे देखते हैं। सारंग संगता का नियम नहीं है, ये क्वेश्चन पहले करा देते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन तो और है। ठीक है 1 मिनट रुको। कौन सा पहले ये संगत संगत वाली बात करके आते हैं। संगत को अस्तर होती है। देखो दो लाइनें ऐसे जा रही है, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, दो लाइनें जा रही है, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। इसमें आपको बताने हैं संगत कौन से हैं, ठीक है, कौन से संगत नहीं। इन कोणों को मैं कोई नाम दे देता हूं। जैसे पहले मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, 1 2 3 4 और ये लिख दिया मैंने 5, ये लिख दिया 6, ये लिख दिया 7 और ये लिख दिया 8। इसमें संगत यदि आपसे पूछे जाए, आगे से याद रखना, संगत कोण आपसे पूछा जाए तो संगत को असर होना जरूरी है। देखो इंगो, इसे एक अपनी तरफ देखना, ये इसका मुंह इस साइड है ना, तो इसका मुंह भी इस साइड है, इसका मतलब 1 और 5 संगत कोण है। इसी प्रकार से देखो इसका मुंह इस तरफ है ना, अरे टकाने का तरीका देख लेना, ये लिखने का, जैसे ये लाइन से ये अपना घर है, ये देखो अपने गांव गरीब, ये सड़क है जो घर के बाहर वाली, ये अपना इस साइड वाला पड़ोसी है, तो ये भी इस साइड वाला पड़ोसी है, मतलब एक ही तरफा वाले घर होंगे। ये दूसरे इस लाइन से दूसरी तरफ वाले घर, इनके टकाने का लहजा, जैसे ये इस तरफ देख रहा है, 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 तो दो का संगत का असर किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। सर जी ई साहब, तो फिर 3 गो 7 कन, हाँ 3 गो 7 कन राशि नीचे देखना शुरू करते हो। देखो 3 गो असर 7 सा का जवाब, 3 गो संगत कोण है 7 है, लिख देता हूं मैं यहाँ, 3 का संगत कोण है 7 है, तो 4 का संगत कोण हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये तो होते हैं आपके संगत कोण हो गए। अब ये लाइनें मिटा रहा हूं मैं बीच वाले, क्योंकि अपने को क्या है, लाइनों की जगह जरूरत और भी पड़ेगी। ये 1 है, ये 3 है। अब आपसे पूछा जाए एकांतर कोण, एकांतर कोण हमेशा इसके इन रेखाओं के बीच में से जेड बनेगा ना, जेड बड़े होंगे, ये जेड बना, 3 का 5 एकांतर है, ये ध्यान रखना, 3 का 5 क्या है, एकांतर कोण है। कोण ये पूछे जा सकते हैं, जेड ऐसे बनाए तो जेड ऐसे भी तो बन सकता है, विपरीत घुमा के भी तो बना सकते हो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो कौन हो सकता है, 4 6 भी क्या हो सकता है आपका, 4 का 6 भी एकांतर कोण हो सकता है। हो गया एकांतर कोण। अब बात आ गई अंतः कोण की, सारे ही बताऊंगा एक नहीं, सारा ही कंप्लीट ही करके छोड़ेंगे। क्या आ गई, अंतः कोण की बात आ गई, ये वो लाइन वो डाल दी अभी बिचारे वापस, ठीक है। यदि बात आ गई आपके अंतः कोण की, तो अंतः तो आपको दिख रहे हैं, अंदर अंदर वाले कितने हो गए, ये लो 3 4 6 7 6 5, अंतः कोण में कौन आएंगे, अंतः कोण के अंदर आपके आ जाएंगे 3 4 6 5, ये लो अंतः कोण के आगे। क्या बहिष्कोण जो बाहर है, 1 2 7 और 8 बहिष्कोण आ गए।
ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब एक बात दोबारा दिमाग में डाल लेना, इसके साथ जो मैं बोलने वाला हूं कंसेप्ट है वो यहां लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है। संगत कोण बराबर होते हैं, अर्थात जो भी संगत बन गया वो बराबर आएगा। 1 का 5 संगत था बराबर रहेगा, 2 का 6 संगत था बराबर रहेगा, 3 का 7 संगत था बराबर रहेगा, 4 का 8 संगत था बराबर रहेगा। एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब है 3 का 5 बराबर रहेगा तो 4 का 6 बराबर रहेगा। ये इतनी बात याद रखोगे। और एक और याद रखोगे, अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। अंतः कोणों का योग, क्योंकि दिख रहा है ना, अंतः कोणों का योग, दोनों दो कोई भी है, दो अंतः कोण ले लेना, एक समकोण के बराबर होता है। ये दोनों अंतः कोण मैंने गलत राउंड लगा दिया। 4 और 5 का योग कितना होगा, 180 होगा। 3 और 60 का योग भी 180 होगा। ये आपके अंतः कोण से बेसिकली कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्न में से त्रिभुज की सुरंग समता का नियम, क्या शानदार चीज पूछी है, सुरंग क्षमता का नियम पूछा है आपसे। अब देखो, सुरंग क्षमता और समरूपता दो होती है। समरूपता मतलब बिल्कुल ही शक्लों से समान, सुरंग क्षमता और समरूपता, ठीक है। सुरंग क्षमता में नियम बनते हैं आपके पास कितने, देखो ये थोड़े बहुत डायरेक्ट याद रखना। देखो, भुजा, भुजा को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, भुजा कोण भुजा, एक तो ये नियम बनता है। दूसरा बनता है भुजा भुजा भुजा। तीसरा बनता है कोण भुजा कोण। ये इतने नियम होते हैं। तो कोण इसमें नहीं है, एच कभी नहीं आएगा। वैसे आप काटो तो क्या आएगा, देखो सब में ए दिख रहा है ना, इसमें ये एच अलग सा ही आया है, इसका मतलब ये इसका नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका टॉपिक अच्छा है भाई। देखो कैसे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सुरंग समता होती क्या है। सुरंग समता होती है कि जब एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हो। मतलब आपके पास जो आप, जो जी मेरी शक्ल है, शक्ल पे तो क्या जाए, शक्ल का तो वो मैचिंग आएगी नहीं। जैसे कोई आपका ये त्रिभुज ही बना लेते हैं, एग्जाम्पल तो ढंग का ले लें, ये त्रिभुज है दो की दो, ठीक है। इनकी भुजाएं ये ए बी सी, ये पी और ये क्यू और ये आर दे रखा है, ठीक है। ये ए बी जो है ना, ये ए बी जो है, ये आपकी किसके बराबर आएगी, पी क्यू के बराबर आएगी। ये ए सी किसके, पी आर के बराबर, बी सी किसके, क्यू आर के बराबर आएगी। तो ये क्या कहलाई कि सुरंग समता। इसके अंदर कोण भी जो होंगे अंदर अंदर वाले वो क्या होंगे, आपके बराबर होंगे भाई। ये सुरंग समता का नियम होता है। 3 तरीके के नियम होते हैं, याद रखना पड़ेगा, भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, कोण भुजा कोण। ये 3 तरीके के आपके क्या होंगे, नियम होंगे। चलो नेक्स्ट पे। अब कई कहेगा सर जी समरूपता रहेगी। समरूपता भी तो आपके मैंने बोला था, समरूपता में भी तो नियम बताने पड़ेंगे, या समरूपता वाले नहीं बताने। समरूपता में क्या होता है कि कोण बराबर बराबर तो होते हैं लेकिन अनुपात में बराबर होते हैं। देखो, त्रिभुज ये आपका ए, त्रिभुज ये आपका बी, इसमें पी क्यू आर, ए ए बी बी और सी जो है, इसकी भुजाएं अनुपातिक रूप से बराबर होगी। ए बी किसके, पी क्यू के, ए सी किसके, पी आर के, और बी सी किसके, क्यू आर के अनुपात के रूप में बराबर होगी, ध्यान रखना। और आपके नियम कौन कौन से चलेंगे, नियम चलेंगे भुजा भुजा वाला वही चलेगा, कोण भुजा वाले नियम तीनों के तीनों वही रहेंगे। एंगल आपके कोण इसमें समान होते हैं, कोण इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, कोण ए आपका कोण पी के इक्वल होगा, कोण आपका बी आपके कोण क्यू के इक्वल होगा, कोण आपका सी जो है कोण आर के इक्वल होगा। और नियम वही 3 के 3 ही रहेंगे। अब देखो नीचे क्या दिया, यदि रेखा समांतर है तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अभी बता के आया हूं मैं 1 मिनट पहले ही मैंने इसकी चर्चा की है। इसी के साथ आपके निर्देशांक ज्यामिति के जो एचटेट में आए हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए भाई। बाकी चर्चा आपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।